ओके बेटा, सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 10 सप्लाई। ये बेटा चैप्टर डिमांड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे बेटा डिमांड प्राइस से इन्वर्सली रिलेटेड है। किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जनरली इकोनॉमी में ऐसा रहता है। बेटा डिमांड चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कंज्यूमर के आइडियोलॉजी से। हम मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं। पर बेटा अगर हम सामान खरीदने वाले नहीं बेचने वाले बन जाए तो बेटा हमारा बेनिफिट कब है? जब प्राइस ज़्यादा है, जब प्राइस कम है, जब प्राइस ज़्यादा है। गिवन दैट ज़्यादा प्राइस कॉस्ट की वजह से नहीं है, क्योंकि अगर हम ही महंगा पड़ रहा है तो उसमें हमारा क्या बेनिफिट। पर बेटा अगर आपका मार्जिन बढ़ता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, तो देन प्राइस बढ़ने से आपका बेनिफिट है। तो अगर हम एक प्रोड्यूसर की आइडियोलॉजी से सोचें, अगर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ही वुड वांट टू सप्लाई मोर यूनिट्स जो भी वो बेच रहा है, वट एवर ही इज सप्लाइंग। अब बेटा सप्लाई करने वाले कौन कौन होते हैं? बेटा सप्लाई करने वाला मैन्युफैक्चरर भी है जिसकी फैक्ट्री में वो सामान बना रहा है। बेटा सप्लाई करने वाला एजेंट भी है जो जो मैन्युफैक्चरर से खरीद के होलसेलर को बेच रहा है। होलसेलर बेटा रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर बेटा आपको बेच रहा है। तो बेटा ये सारे के सारे सप्लायर्स ही हैं, राइट। बेटा जो मेन इस चैप्टर में हम ये सप्लाई जो डिस्कस करने वाले हैं ना, ये बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं मैन्युफैक्चरर के आइडियोलॉजी से। बेटा फैक्ट्री साइड से, बेटा फैक्ट्री में जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है। बेटा कुछ कॉस्ट होती हैं जो वेरिएबल होती है, कुछ होती हैं जो कि फिक्स रहती हैं। बेटा वेरिएबल होती है कि अगर आपको अपनी फैक्ट्री में जो भी आप बनाते हो, मान लो आपकी स्टेशनरी की फैक्ट्री है तो आप पेन पेंसिल शार्पनर एंड ऑल बनाते हो। तो बेटा अगर आपको ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको ज़्यादा लेबर लगानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा मशीन में ऑयल यूज़ करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेंगे, आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। तो बेटा ये सब चीज़ें वेरिएबल है, बिकॉज ये चेंज हो रही हैं जब आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो। बेटा ऑन द अदर हैंड कुछ चीज़ें आपकी फिक्स्ड है। जो आपका सेल्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, बेटा वो तो फिक्स सैलरी लेंगे, ठीक है। बेटा इसके अलावा जो मशीन अगर आपने रेंट पे ले रखी है तो उसका मंथली रेंट फिक्स जाएगा। अगर आपने जगह रेंट पे ले रखी है तो उसका भी रेंट फिक्स जाएगा। चाहे आप बिल्डिंग पे ताला लगा के रखो, पर महीने के एंड में आपका फिक्स रेंट जाएगा ही जाएगा। तो बेटा कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती है, कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। पर बेटा अगर इन कॉस्ट को कांस्टेंट रखा जाए और अगर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो आप उसकी सप्लाई ज़्यादा करना मार्केट में प्रेफर करोगे। मान लो कि आप पेन भी बनाते हो, आप पेंसिल भी बनाते हो, आपकी जो स्टेशनरी की फैक्ट्री है बेटा, उस फैक्ट्री में आप पेन भी बना रहे हो और आप पेंसिल भी बना रहे हो। अब अगर मार्केट में पेन का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो फिर आप ज़्यादा सप्लाई करना क्या चाहोगे, पेन या पेंसिल? यू विल वांट टू सप्लाई पेन मोर देन द पेंसिल। किसी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ जाता है, गिवन दैट कॉस्ट शुड नॉट बी अफेक्टेड, तो यू विल इंक्रीज द सप्लाई। ऑन द अदर हैंड अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो आप एकदम से तो प्राइस नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स वोंट एक्सेप्ट अ सडन चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो उस टाइम आप अगर पेन को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, मान लो लेबर ज़्यादा वेजेस ले रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो बेटा उस केस में क्या हो जाएगा, आप पेन की सप्लाई कम कर दोगे और पेंसिल की सप्लाई को आप बढ़ा दोगे, राइट। तो बेटा ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सप्लाई का जो मैंने आपको दिया। तो मान लो कि एक पेन है जिसका प्राइस है 4 रुपीज़ और एक प्रोड्यूसर जिसकी फैक्ट्री में वो पेन बन रहा है वो 4 रुपये के प्राइस पर एक दिन में 500 पेन की सप्लाई करता है। अब ये 500 पेन जो है वो अलग अलग जगह वो सप्लाई कर रहा है जहाँ जहाँ उनके डीलर बैठे हुए हैं, फाइन। अब अगर इस पेन का प्राइस बढ़ के 5 रुपीज़ हो जाता है, क्योंकि डीलर को वो पेन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिमांड में है पेन, डीलर खरीदते हैं उस पेन को 4 रुपीज़ में, होलसेलर को वो बेचते हैं 6 रुपीज़ में, रीटेलर वो पेन खरीदता है 8 रुपीज़ में और मार्केट में वो बेचता है उसको 12 रुपीज़ में। तो पेन की डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है। तो फिर जो जहाँ से पेन 4 रुपये का था अगर वहाँ से वो पेन 5 रुपीज़ का हो जाए, क्योंकि डिमांड में है, ठीक है, मतलब और फिर स्टेशनर और फिर डीलर डिमांड कर रहे हैं कि हमें वो पेन दो, क्योंकि लोग वो पेन की डिमांड कर रहे हैं। पहले 4 रुपीज़ में वो पेन, अब बेसिकली 500 पेन बिक रहे थे, अब 100 और पेन की डिमांड हो रही है। 100 पेन और डीलर खरीदना चाहते हैं, वो और स्टेशनरी शॉप्स पर उनको सप्लाई करना चाहते हैं और जगह से डिमांड आ रही है पेन की। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, उस पेन का प्राइस 4 रुपये से 5 रुपये कर दिया। तो अब अल्टीमेटली कस्टमर को मान के चलो कि पेन वो 15 रुपये का पड़ रहा है, पहले 12 रुपये में मिल रहा था, वो 15 में मिल रहा है। पर क्योंकि मेन वहाँ से 4 रुपये से 5 रुपये, तो सबका मार्जिन बढ़ गया, डीलर का भी, होलसेलर का भी और रिटेलर का भी। तो जो फाइनल प्राइस है पेन का वो 15 हो गया रेदर देन 12 जो पहले मिल रहा था। तो बर सप्लाई भी तो बढ़ गई। पहले कितने पेन सप्लाई हो रहे थे मार्केट में? 500, अब 600 पेन सप्लाई हो रहे हैं।
तो पेन का प्राइस मैन्युफैक्चरर ने 4 रुपये से 5 रुपये कर दिया। 4 रुपीज़ के प्राइस पर वो डीलर्स को कितने पेन सप्लाई कर रहा था? 500। अब वही सेम पेन वो 5 रुपीज़ में 600 सप्लाई कर रहे हैं। देखो, आप किसी भी चीज़ का प्राइस ऐसे नहीं बढ़ा सकते, आप तभी प्राइस बढ़ा सकते हो जब वो चीज़ डिमांड में हो, ठीक है। वरना अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ा दोगे तो बेटा वो लोग डिमांड नहीं करेंगे उस चीज़ की, ठीक है। यू कैन ओनली इंक्रीज द प्राइस व्हेन पीपल आर डिमांडिंग योर प्रोडक्ट, राइट। रैंडमली कोई भी चीज़ महंगी होगी तो लोग क्यों वो चीज़ लेंगे, लोग उसके सब्सिट्यूट देखने शुरू कर देंगे। तो इन्हीं चीज़ों का बेटा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बाद में करेंगे, अभी तो सप्लाई बेसिकली जनरली क्या होती है। तो बेटा किसी भी चीज़ की जो सप्लाई होती है ना, उसको क्वांटिटी में देखा जाता है। अब 4 रुपीज़ के प्राइस पर 500 पेन सप्लाई हो रही है, तो जो ये 500 है, दिस इज सप्लाई। और जब प्राइस उसका 5 रुपीज़ हो गया तो 600 सप्लाई होगी, तो 600 इज द सप्लाई। तो कितने प्राइस पर कोई कॉमोडिटी एक सप्लायर कितनी सप्लाई कर रहा है उसको सप्लाई बोला जाता है, ठीक है। अब सप्लाई मैंने बोला आपको, आप मैन्युफैक्चरर के साइड से, होलसेलर के साइड से, कहीं से भी समझ सकते हो, वी विल कीप इट टू ओनली मैन्युफैक्चरर। तो बेटा सप्लाई होती है कि कितनी क्वांटिटी आप किसी कमोडिटी की सप्लाई कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो बेसिकली, सेल जैसे कि 500 पेन 600 पेन तो ये सेल करे जा रहे हैं कितने प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो बेटा सप्लाई वो होती है स्टॉक का पार्ट जो कि मार्केट में सेल के लिए रिलीज करी जाती है। बेटा मार्केट में तो देखो बहुत डिमांड होगी 1000 पेन की, 2000 पेन की, पर बेटा आप सारे का सारा स्टॉक अपना एक साथ जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड बेटा अप डाउन होती रहती है, प्राइजेस अप डाउन हो, तो यू शुड कीप सम इन्वेंटरी विद यू, राइट। बेटा कल को अगर लॉकडाउन लग गया तो आप पेन मार्केट में बेचना बंद कर दोगे क्या? तो पहले से स्टॉक रिजर्व रहना चाहिए ना, कि कल को अगर फैक्ट्री बंद होए ड्यू टू सम रीज़न, कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो बेटा उस रीज़न की वजह से वी हैव टू कीप सम स्टॉक विद अस। तो मान लो आपने 1000 पेन का स्टॉक रखा हुआ है और उसमें से आपने 500 पेन सप्लाई में दी थी, तो यू हैड स्टॉक ऑफ 1000 पेन बट यू हैव सप्लाइड 500 आउट ऑफ इट। तो स्टॉक में से सप्लाई करी जाती है, जितना स्टॉक आपके पास इन्वेंट्री में है उसमें से आप डिसाइड करते हो कितनी सप्लाई आपको मार्केट में करनी है एज पर द डिमांड इन द मार्केट, करेक्ट। तो बेटा मान लो कि एक सेलर है, वो 50 टन शुगर गोडाउन में रखता है, पर वो सिर्फ 30 टन ही सप्लाई कर रहा है एट अ प्राइस ऑफ 37 पर kg, ठीक है। अब जो सप्लाई कर रहा है वो 30 टन कर रहा है और स्टॉक था उसके पास कितना, 50 टन का। तो स्टॉक होता है कितना आपके पास मटेरियल है और उसमें से जो आप सप्लाई करते हो इट विल बी योर क्वांटिटी सप्लाइड इन द इकोनॉमी इन द मार्केट। सो सप्लाई की डेफिनेशन आई बिलीव सबको बेटा क्लियर है। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई।